सन 2012 की एक शाम जेसिका मॉफिट नाम की लड़की अपनी मां के साथ अपने घर के ऊपर वाले एटिक में साफ सफाई का काम करवा रही थी। बट जैसे ही उसके सामने एक पुराना सा बॉक्स आया और उसने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर बहुत सारी फोटोज थी। अब जैसे ही जेसिका ने इन फोटोज को देखा तो उसको इन फोटोज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उसने फोटोज अपनी मां को दिखाई। उसकी मां ने जैसे इन फोटोज को देखा उसने अपना मुंह नीचे कर लिया और जस्ट एक बहुत बहुत जरा दिल दहला देने वाली स्टोरी जेसिका के सामने रखी। मैंने ना जाने आज तक आपको कितने सारे असली हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताया है, बट ये वाला इंसिडेंट सबसे अलग है। क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है और दूसरा इसके प्रूफ्स हमारे सामने है। एक्चुअल जो फोटोज थी वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। बट काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं वीडियोज़ को लाइक करने में। ये कंजूसी मत करिएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत सन 1984 में कैलिफोर्निया में रहने वाली डेब्रा नाम की इस लड़की से शुरू होती है, जिसने अभी हाल ही में बिल मॉफिट जूनियर नाम के इस लड़के से शादी करी थी। और जैसे ही शादी करी, बिल मॉफिट जूनियर डेब्रा को लेके अपने ऑर्चिड वुड एवेन्यू के अंदर बने हुए 3 में से एक घर के अंदर शिफ्ट हो चुका था। इस घर के अंदर बिल जूनियर के माता पिता बिल सीनियर और उनकी पत्नी लीना, ये चारों लोग मतलब कि अब बिल जूनियर की पत्नी डेब्रा और इनके माता पिता बिल सीनियर और लीना, ये चारों लोग अब इस घर के अंदर रह रहे थे। और इसके बराबर वाले घर में बिल सीनियर की मां यानी कि बिल जूनियर की दादी डोमिनिका वो भी रह रही थी। अब 3 घर बिल्कुल बराबर बराबर में। अब इतने बड़े बड़े घरों के अंदर थोड़े थोड़े लोग रह रहे थे, तो इनका घर जो तीसरे वाला था वो खाली बचा हुआ था बिल्कुल। शादी के कुछ दिनों बाद से ही इस परिवार के अंदर दिक्कतें शुरू होने लगी। अब क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो डेब्रा और बिल जूनियर आपस में ठीक तरीके से परिवार के बीच में सेटल नहीं हो पा रहे थे। बट फिर भी इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी। साथ ही इनकी दादी यानी कि डोमिनिका जो कि बराबर वाले घर में रह रही थी, उनको भी अब दिल की बीमारियों ने घेर लिया था। असल में इस परिवार की बहुत लंबी हिस्ट्री रही थी दिल की बीमारियों से रिगार्डिंग। इनके परिवार के बहुत सारे लोग दिल की बीमारियों से अपनी जान गंवा बैठे थे। तो अब जैसे ही डोमिनिका को भी अपने दिल के अंदर दर्द होना शुरू हुआ तो तुरंत ये सारे परिवार वाले उनको उठाकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। और जैसे ही वहां पर थोड़ा बहुत इलाज किया गया, डोमिनिका को आराम मिला, उनको वापस एम्बुलेंस में ले जाकर इनके घर वापस ले आए। बट डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब डोमिनिका को 24 घंटे की क्रिटिकल केयर चाहिए है, मतलब कि कोई होना चाहिए जो 24 घंटे उनके ऊपर नजर बना के रखे। जिसके बाद पूरे परिवार ने केयर टेकर ढूंढना शुरू कर दिया। और किस्मत से इनके ही मोहल्ले में जुनीटा नाम की एक इनकी फैमिली फ्रेंड रहा करती थी। और जैसे ही जुनीटा को पता चला कि ये परिवार एक केयर टेकर ढूंढ रहा है, जुनीटा सामने आई कि हाँ भाई हाँ, मुझे नौकरी दे दो, मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगी डोमिनिका का, कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे मैं इनके पास ही रहूंगी, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जैसे ये चीज इस फैमिली ने सुनी, तुरंत ही जुनीटा को उठाकर इस घर के अंदर शिफ्ट करवा दिया गया डोमिनिका के साथ। अब कुछ दिनों का ही टाइम बीता था, बट डोमिनिका की हालत के अंदर कोई भी सुधार नहीं हुआ। जो दवाई डॉक्टर्स ने लिखी थी वो दवाई डोमिनिका के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से परिवार वाले बहुत ज्यादा चिंतित हुए कि आखिर अब डोमिनिका के साथ आगे क्या होगा। बट यहाँ जुनीटा जो कि बिल्कुल टेंशन फ्री, उसने कहा कि आप कोई भी दिक्कत मत लीजिए, आप ये सारा का सारा मैटर मेरे हाथों में दीजिए, मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या बीमारी है। जुनीटा ने पूरे परिवार को बताया कि वो सेंटेनेरिया की प्रैक्टिशनर है, मतलब कि ये ग्वाटेमाला देश के अंदर बहुत बड़ा रिचुअल सा होता है और वहां के लोग इसे ऐसा मानते हैं, जो भी सेंटेनेरिया को प्रैक्टिस करता है वो बाहर की दुनिया से मतलब कि बाहरी शक्तियों से बात कर सकता है और वो इन शक्तियों से बात करके पता लगाएगी कि आखिर डोमिनिका के साथ क्या हो रहा है। बेशक फैमिली वालों ने इस चीज के लिए मना नहीं किया, जुनीटा ने भी अपना काम करना शुरू किया। वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग वही तंत्र मंत्र झाड़ फूक करके किसी तरीके से सेंटेनेरिया के थ्रू उन शक्तियों से बात करना चाह रही थी जो डोमिनिका को इस तरीके से परेशान कर रही हैं, उनके ऊपर कोई भी दवाइयों का काम नहीं करने दे रही। बट उस तरीके से भी ये काम सफल नहीं हो पाया और कुछ दिनों बाद ही डोमिनिका की मौत हो चुकी थी। जैसे ये चीज जुनीटा ने फोन करके बाकी परिवार वालों को बताई, सारे परिवार वाले तुरंत ही डोमिनिका के घर पर अब इकट्ठा हो चुके थे। अब उनकी लाश को सामने देखकर सभी बहुत ज्यादा परेशान। जल्दी जल्दी में इनका अंतिम संस्कार किया गया और इस अंतिम संस्कार के बाद ही बिल जूनियर, बिल सीनियर, लीना और डेब्रा और ये सारे लोग मिलकर अब डोमिनिका के घर पर खड़े थे और सामने खड़ी थी जुनीटा। जुनीटा ने बताया कि मैंने तो बहुत ज्यादा कोशिश करी आपकी इस परिवार के मेंबर को बचाने की, बट मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं था। मैंने तो सेंटेनेरिया से भी बात करने की कोशिश करी थी, बट उन्होंने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया। अब जो भी है आपके सामने है, मैं तो अब अपनी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। जैसे ये बात कहकर जुनीटा वहां से पलटी और बाहर की तरफ जाने लगी। बट मेन गेट के ऊपर खड़ी होकर उसने पीछे की तरफ देखा। बिल सीनियर की पत्नी लीना
उसकी तरफ देखकर उसने कहा कि लीना, तुम इस घर के अंदर दोबारा कदम मत रखना, वरना ये बहुत बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा तुमको, तुम यहाँ से तुरंत बाहर चली जाओ। अब जैसे ये चीज़ बाकी परिवार वालों ने सुनी, उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये जुनीटा क्या बोल रही है। घर की दूसरी सबसे बड़ी मालकिन तो यही है, अब इसी के हाथ में सब कुछ, इन तीनों घर की देखभाल, और ये इसको ऐसा कुछ क्यों बोल रही है। बट ये कहकर जुनीटा सीधा उस कमरे से बाहर निकली, मेन गेट की तरफ गई और मेन गेट को बंद करके उस घर को छोड़कर वापस वहां से जा चुकी थी। जिसके बाद परिवार वालों ने डोमिनिका के इस घर की देखभाल करना शुरू किया। वहां देखा कि आखिर क्या क्या सामान बचा हुआ है, तो यहाँ पर काफी सारी अजीब अजीब तंत्र मंत्र की चीजें जो कि जुनीटा लेकर आई थी, वहां पर वो सारी चीजें पड़ी थी। इसके अलावा जो सबसे अजीब चीज वहां पर पड़ी थी वो थे पक्षियों के बहुत सारे पंख और बहुत सारा खून। वो सारे के सारे पंख खून से लथपथ थे। अब जैसे ये चीज परिवार वालों ने देखी, उन सारी चीजों को समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन चीजों को डंप करना था। ये घर अब पूरी तरीके से खाली हो चुका था। बट इस इंसिडेंट के बाद से ही इस पूरे परिवार के अंदर असली कांड जो अब शुरू होने वाले थे। 1987 का टाइम आ चुका था, मतलब कि अब तक 3 साल बीत चुके थे उस इंसिडेंट को हुए, और बिल जूनियर और डेब्रा की शादी को भी हुए। अब तक डेब्रा और बिल जूनियर अपने पूरे परिवार के अंदर अच्छे से सेटल हो चुके थे। अब इन सभी लोगों की आपस में अच्छे से बन रही थी। अब साइड वाला तीसरा घर जो कि खाली पड़ा हुआ था, ऑब्वियसली बिल जूनियर ने कहा क्यों ना इसको हम किराए पर चढ़ा दें, अच्छा भला किराया भी आएगा, घर की देखभाल भी हो जाएगी। तो एक डैनी नाम का व्यक्ति उन्होंने ढूंढा और इस डैनी को अपना घर पूरा का पूरा किराए पर दे दिया। बट यहां पर बिल जूनियर ने कहा कि देखो, मैं तुमको ये पूरा घर तो किराए पर दे रहा हूं, बट इसके अंदर एक कमरा है और उस कमरे की चाबी हमेशा मेरे पास रहेगी। उसके अंदर मेरा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। असल में बिल जूनियर खेलकूद का बहुत पुराना पापी रहा है। इसके पास बहुत सारे कलेक्टेबल आइटम्स मौजूद थे, दुनिया भर से इसने इकट्ठा कर करके अपने पास रखे हुए थे। अब वो आइटम्स इतने ज्यादा हो चुके थे कि इसने अपने घर से निकालकर उन सारे के सारे आइटम्स को उठाकर अपने तीसरे घर में रख दिया, जो कि घर उसने डैनी को किराए पर दिया था। उसके अंदर एक कमरा था, उस कमरे को खोलकर अपने सारे आइटम वहां शेल्फ के ऊपर जचाकर उस कमरे को ताला लगाया, चाबी अपने पास रखी और आकर डैनी को समझा दिया कि देखो, ये वाला कमरा मेरा है, इसको तुम कभी हाथ नहीं लगाओगे, ना ही अंदर जाने की कोशिश करोगे, कोई ताका झाकी नहीं, ये सिर्फ मैं खोलूंगा, बाकी घर तुम्हारा है, तुम इसको आराम से यूज करो जैसे मर्जी आए। बट रेंट पर देने के सिर्फ 4 दिनों बाद ही जब दोबारा से बिल जूनियर अपने उस कमरे को संभालने के लिए गया, उसने जाकर अपने उस कमरे का चाबी से ताला खोला। अंदर जाकर जैसे ही लाइट ऑन करी, उसने देखा कि उसके सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स वो सारे के सारे शेल्फ के ऊपर जचा कर गया था आराम से, उनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नीचे जमीन पर पड़े हैं और वो भी एक परफेक्ट ट्रायंगल के शेप में, और उसके पीछे एक पूंछ भी बनाई गई है उन्हीं चीजों से। अब जैसे ये चीज ऑब्वियसली बिल जूनियर ने देखी, वो बहुत ज्यादा परेशान, उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया, उसको माइंड में लगा कि हो ना हो ये सारा कुछ काम डैनी ने किया है, क्योंकि एक तो वही उस घर के अंदर रहता है और दूसरा मैं उसको मना करके गया था, लेकिन फिर भी उसने मेरे इन चीजों के साथ छेड़खानी करी। उसने तुरंत अपनी उस कमरे की लाइट को बंद किया, वो कमरे से बाहर आया, डैनी को आवाज मारने लगा। डैनी सामने आया और पूछने लगा कि डैनी, तुम्हें क्या बीमारी है, तुमने मेरे उस कमरे का दरवाजा क्यों खोला और तुमने मेरे ऑब्जेक्ट्स के साथ क्यों छेड़छाड़ करी। डैनी ने सामने से पूछा कि सुबह सुबह कौन सा माल पी लिया जो तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, मैंने तो आज तक इस कमरे को खोल कर देखा तक नहीं, ना ही मेरे को यह पता कि इस कमरे के अंदर है क्या, और दूसरी बात मेरे पास तो इसकी चाबी तक नहीं है, मैं कैसे इस कमरे के अंदर घुसकर तुम्हारे इन सामान के साथ छेड़छाड़ करूंगा, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। और जैसे ये चीज बिल जूनियर ने सुनी, वो अपने उस घर से निकलकर सीधा अपने खुद के घर में आ चुका था, मतलब कि जिसके अंदर वो रहा करता था। सीधा जाकर ये बात अपनी मां लीना को बताई। लीना को भी समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उसने अपने बेटे बिल जूनियर को समझाने की कोशिश करी कि कोई दिक्कत नहीं है, ये अजीब अजीब चीजें मेरे साथ भी हो रही हैं, और सामने से यहाँ पूछ लिया बिल जूनियर ने कि माँ, तुम्हारे साथ क्या हो रही हैं। यहाँ लीना ने बताया कि देखो, जो मेरा कमरा है, इस कमरे के अंदर मैंने एक छोटा सा मंदिर टाइप बनाया हुआ है, एक ऑल्टर बनाया हुआ है, और उस ऑल्टर के ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, और उन सभी चीजों के बीच में मैंने भगवान जीसस की एक मूर्ति भी रखी हुई है। और सुबह सुबह जैसे ही मैं उठकर देखती हूँ, डेली की डेली इस मूर्ति के ऊपर बहुत अजीब अजीब चीजें पड़ी मिलती हैं मुझे। यहाँ पूछा बिल जूनियर ने कि आखिर क्या पड़ा मिलता है, तो लीना ने कहा कि देखो, कभी किसी का अंडरवेयर पड़ा मिलता है, कभी किसी की बनियान पड़ी हुई मिलती है, कभी किसी के कपड़े पड़े मिलते हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें, रुमाल वगैरह, जुराब वगैरह इस मूर्ति के ऊपर ही पड़ा मिलता है मुझे। जैसे ये चीज़ यहाँ बिल जूनियर ने सुनी, उसको समझ नहीं आया कि मम्मा आप क्या बात कर रहे हो, हमारे घर के अंदर ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, और आखिर जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो चीज़ें हैं किसकी। लीना ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट सुबह उठकर देखती हूँ, उस मूर्ति के ऊपर से वो चीज़ें हटाकर साइड में रख देती हूँ। अब मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा हो चुकी हैं। उस टाइम पर तो बिल जूनियर ने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया, बट 10 दिनों बाद सुबह सुबह लीना ने बहुत जोर से आवाज़ लगाकर बिल जूनियर को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि देखो, आज फिर से यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ मेरे इस मूर्ति के पास पड़ी है, और अब की बार ये पर्स है। और जैसे ही बिल जूनियर उस मूर्ति के पास गया, उसने वो पर्स उठाकर देखा तो वो समझ चुका था कि ये पर्स तो कुछ जाना पहचाना सा है। उसने तुरंत अपनी माँ को
को कहा कि जो भी आपको बाकी का सामान मिला हुआ है वो सारा मुझे दिखाओ। लीना ने तुरंत सारा वो सामान उठाकर बिल जूनियर के सामने रखा। उसने एक एक चीज को उठा कर देखना शुरू किया कि यहाँ घड़ी भी है, पर्स भी है, जुराब भी है और ये सारे अंडरपैंट्स वगैरह और ये बनियान वगैरह सारा कुछ यहाँ पर है। और जैसे ये चीजें बिल जूनियर ने देखी वो समझ चुका था कि आखिर ये चीजें किसकी हैं। जी हाँ, ये चीजें किसी और की नहीं बल्कि उनके किराएदार डैनी की थी। और जैसे ये बात उसने अपनी माँ लीना को बताई, लीना को विश्वास नहीं हुआ कि ये सारी चीजें उसकी हैं और मेरे घर पर मेरे कमरे में, वो भी मेरे मंदिर में सारी चीजें क्या कर रही हैं। लेकिन उन्होंने डैनी को इसके बारे में नहीं बताया कि तुम्हारी चीजें मेरे पास ये क्या कर रही हैं। उन्होंने जस्ट वो सारी चीजें उठाई और चुपके से डैनी के घर में वापस रख दी, इस उम्मीद में कि उसकी ये चीजें उसको वापस मिल जाएंगी। बट अभी भी बिल जूनियर और लीना के माइंड में बस यही चल रहा था कि हो ना हो, या तो ये डैनी खुद है जो उसकी चीजें उठा कर मेरे घर पर लाकर मेरे मंदिर में छोड़ रहा है, या फिर कोई और व्यक्ति है जो उसके घर से इन चीजों को उठाकर हमारे घर में लाकर छोड़ रहा है। बट फिर वही सवाल कि आखिर ऐसा कोई क्यों करेगा, किसी को ऐसा कुछ करने से क्या मिल जाएगा। दूसरी बात, उनको इस बात की शांति थी कि ठीक है, उन्होंने वापस सारी चीजें उठाकर डैनी के पास रख दी हैं, अब उसके पास उसकी चीजें वापस मिल गई हैं, तो अब हमारे पास वो वापस नहीं आएंगी। बट वो बिल्कुल गलत थे। अगले दिन ही सुबह सुबह दोबारा से लीना ने जैसे अपनी मूर्ति को देखा तो वापस उनमें से काफी सारी चीजें जो वो पिछले दिन छोड़ कर आए थे डैनी के घर पर, दोबारा से अब उसकी वही मूर्ति के पास पड़ी हुई थी। अब इससे लीना बहुत ज्यादा परेशान। उसने दोबारा जाकर अपने बेटे बिल जूनियर को बताया। बिल जूनियर इससे पहले कि डैनी से कुछ बात करता, उनके घर का दरवाजा खटका और जैसे ही बिल जूनियर ने भागकर अपने घर का दरवाजा खोला, सामने डैनी खुद खड़ा था। डैनी ने जस्ट अपना मुंह लटकाकर सामने खड़े हुए बिल जूनियर को बताया कि मैं घर खाली कर रहा हूं, कल मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। सिर्फ एक दिन के नोटिस पीरियड में बिना कुछ बताए, बिना कोई कारण के डैनी ने जस्ट वो घर खाली कर दिया और वो उसके बाद कभी इस दुनिया में दिखाई नहीं। दूसरी बात, उसके घर खाली करते ही ये पूरा परिवार दोबारा से अपने घर की तलाशी लेने के लिए, उसकी संभाल रखने के लिए देखने गया कि आखिर घर की हालत ठीक ठाक है या नहीं। और जैसे ये लोग इस घर के अंदर घुसे, ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। क्योंकि डैनी अपने पीछे बहुत सारा सामान अभी छोड़कर गया हुआ था और ना सिर्फ सामान मौजूद था बल्कि घर की दीवारों के ऊपर बहुत अजीब अजीब, बहुत स्ट्रेंज सी, बहुत डरावनी सी ड्राइंग्स वगैरह बनी हुई थी, उसके ऊपर निशान वगैरह बने हुए थे। और वो सारी चीज़ें जो उनके घर पर बार बार मूर्ति के पास आकर अपीयर हो रही थी, वो सारी चीज़ें अभी इसी घर के अंदर मौजूद थी। जब ये लोग इस घर को देख रहे थे तब यहाँ पर बिल जूनियर की पत्नी डेब्रा भी मौजूद थी। और डेब्रा ने जैसे ही इन चीज़ों को देखा, डेब्रा ने जाकर अपने पति बिल जूनियर को कहा कि मुझे इस घर के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, ये घर काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल है। जैसे ये चीज़ बिल जूनियर ने सुनी, उसके कान खड़े हो चुके थे कि तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम सभी हमारे मन के अंदर क्यों इस तरीके के वहम डाल रही हो। बट डेब्रा ने कहा कि हमें इस चीज़ के प्रूफ मिल जाएंगे अगर हम इस घर के अंदर जो भी कुछ है अगर उससे बात करने की कोशिश करें। बिल जूनियर ने अजीब सा मुंह बनाकर डेब्रा की तरफ देखा कि किस टाइप की बातें कर रही हो, हम किस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं। डेब्रा ने कहा, देखो ये जो लैंप यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस लैंप को उठाकर अगर हम दूसरी जगह पर रख दें और उस एंटिटी को, जो भी यहाँ पर ये शक्ति मौजूद है, अगर हम उसको कहें कि इस लैंप को उठाकर दोबारा से कमरे के बीच में रखो, तो हम उससे एक तरीके से बात कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पर इन सभी लोगों ने बात मानी और उस लैंप को उठाकर कमरे के कोने में रखा और तुरंत ही डेब्रा ने बहुत जोर से चिल्लाया कि यहाँ पर जो भी कोई शक्ति है वो शक्ति इस लैंप को उठाकर दोबारा से हमारे सामने कमरे के बीच में रखे। बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोग ऑब्वियसली डेब्रा की इस बात पर हंस रहे थे और सभी लोग इधर उधर देखकर अपने घर को पूरे संभाल कर, बिल जूनियर ने अपने उस कमरे को भी संभाला जिसके अंदर वो सारा कुछ सामान उसका रखा हुआ था, स्पॉट्स वाला, उस सारी चीज़ों को संभाल कर पूरा परिवार घर के अंदर से निकल चुका था। बट जैसे ये लोग घर से वापस निकल कर उस घर को ताला लगा रहे थे, उसी टाइम पर उनको घर के अंदर से एक आवाज़ सी सुनाई दी, बहुत अजीब सी, ऐसे खुरचने की आवाज़, जैसे कुछ खुरच रहा हो अंदर। अब जैसे ये आवाज़ उन लोगों ने सुनी, उन्होंने दोबारा से ताला खोला और वापस सारे लोग अंदर की तरफ गए और अंदर जाकर वो जो ड्राइंग हॉल जहाँ पर वो पहले खड़े थे उस लैंप के साथ, वो लैंप वापस अब कमरे के बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। जैसे ये चीज़ इन लोगों ने देखी, ये लोग इतने ज़्यादा डर गए कि लोग तुरंत उस कमरे से बाहर निकले, घर से बाहर गए और सीधा उसको ताला लगाकर अपने मेन घर के अंदर जा चुके थे जहाँ पर ये लोग रह रहे थे। और इस बारे में सभी लोग बात कर रहे थे। बट बिल सीनियर, घर का सबसे बड़ा व्यक्ति, उसने इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू किया। कहा कि जस्ट ये सारा हमारा कुछ वहम है, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पैरानॉर्मल वगैरह कुछ भी नहीं है। ये चीज़ बोलकर सभी लोग अपने अपने काम धंधे में लग चुके थे। बट तकरीबन एक हफ्ते बाद दोबारा से उन्होंने अपने इस घर को किराए पर चढ़ाने की सोची और अब की बार एक कपल, टॉम और मिशेल, उन लोगों को सबसे पहले घर दिखाया गया। और जैसे उन लोगों ने इस घर को देखा, घर वो बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका था। टॉम और मिशेल अपना सारा तामझाम उठाकर इस घर के अंदर अब शिफ्ट हो चुके थे। और शिफ्ट होते इस परिवार ने टॉम और मिशेल को बताया कि देखो, हो सकता है तुमको इस घर के अंदर कुछ अजीब भी फील हो, बट तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुमको कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जस्ट टॉम और मिशेल अपने उस घर के अंदर रहने लगे और रहने के
तकरीबन 3 महीने बाद तक तो सब कुछ ठीक था, बट 3 महीने बाद एक सुबह जैसे ही डेब्रा अपने घर से बाहर निकली, उसने अपने उसी किराए वाले घर की तरफ देखा जहां वो किराएदार रह रहे थे, टॉम और मिशेल। उस घर की तरफ देखा, उस घर के बाहर सीढ़ियों पर मिशेल बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। जैसे ही डेब्रा ने उस चीज को देखा, डेब्रा तुरंत अपने घर से बाहर निकलकर अपने उसी घर पर गई। वहां जाकर मिशेल से बात करने लगी कि मिशेल, आखिर क्या बात है, तुम आखिर आज इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो, तुम रो क्यों रही हो। मिशेल ने अपना बालों को पीछे करते हुए, अपने आंसुओं को पूछते हुए सामने खड़ी हुई डेब्रा से बात की कि देखो, हम जब पहले मिले थे टॉम और मैं, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। उसने कभी आज तक मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बट जब से इस घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं, हम दोनों की लड़ाइयां नहीं रुक रही। और कल रात को तो इतनी भयानक लड़ाई हुई कि उसने मेरे ऊपर हाथ तक उठा दिया, और कल रात से ही मैं इस घर के बाहर बैठी हुई हूं। क्यों, मुझे अंदर जाने से भी डर लग रहा है कि कहीं दोबारा से टॉम मुझे पीटने ना लगे। खैर, सामने खड़ी हुई डेब्रा ने समझाया कि ये तो हर घर की कहानी है, सभी के बीच में लड़ाइयां होती हैं, दो बर्तन है तो खड़केंगे ही। तुम इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जाकर टॉम से बात करो, वो तुम्हारी बात को समझेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये चीज बोलकर डेब्रा उसको वहीं सांत्वना देकर वहां से बाहर निकली, वापस अपने घर में आई। और तकरीबन एक हफ्ते बाद जब डेब्रा शाम को अपने घर के बाहर खड़ी थी, उसने टॉम को बुलाया और पूछा कि टॉम, तुम्हारी वाइफ मिशेल कहीं दिखाई नहीं दे रही। बट टॉम ने कहा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और उसको गए यहाँ से तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं। हम दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट्स हुए, लड़ाई हो चुकी थी, और इसी लड़ाई के बाद वो मुझे छोड़कर यहाँ से चली गई। इतना प्यार किया फिर भी चली गई। और ये बातें करने के बाद टॉम जस्ट अपने घर में गया, और अगले दिन टॉम भी उस घर से गायब हो चुका था। अब जैसे ये चीज़ इस परिवार वाले ने नोटिस करी कि इनके किराएदार वहाँ से भाग चुके हैं बिना किराया दिए, तो उन्होंने जस्ट जाकर अपने घर को संभालने की कोशिश करी कि हाँ भाई, घर के अंदर उनका कोई सामान हो तो हम उसको बेचकर अपना किराया तो निकाल लें। बट जैसे वो लोग इस घर के अंदर घुसे, उसके अंदर कोई सामान तो मौजूद नहीं था, बल्कि इनके ही घर का एक पुराना मैट जो कि कमरे के बिल्कुल बीच में बिछा हुआ था, वो मैट यहाँ से गायब था। जैसी ये चीज़ इन लोगों ने देखी, पूरी की पूरी मॉफिट फैमिली ने देखी, उनको अपने नुकसान सा महसूस हुआ कि ना ही वो लोग किराया देकर गए, यहाँ से गायब हो गए, बिना बताए यहाँ से चले गए, ये उनके साथ क्या हुआ, और जाते जाते उनका एक ये मैट और उठा कर ले गए, ये तो उनका नुकसान हो गया। खैर, ये चीज़ सोचते हुए वो वापस लोग अपने घर में आए, और अगली सुबह उनके घर का मेन दरवाजे के ऊपर खटखटाहट हुई। डेब्रा ने तुरंत जाकर सामने दरवाजा खोला। बिल जूनियर भी उसके साथ यहाँ पीछे खड़ा था, और सामने एक बहुत ही अजीब सा व्यक्ति सामने खड़ा होकर पूछने लगा कि आखिर टॉम कहाँ पर है। बिल और डेब्रा ने बताया कि हमने तो खुद टॉम को कल से नहीं देखा, हमें नहीं पता कि टॉम कहाँ पर है। बट जैसे उस सामने वाले व्यक्ति ने मिशेल के बारे में पूछा उन लोगों से, उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें भी नहीं पता कि मिशेल कहाँ पर है। टॉम ने तो बताया था कि मिशेल उसके पास से तकरीबन 4-5 दिन पहले ही उसको छोड़कर जा चुकी है। बट सामने खड़े हुए व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मिशेल उसको छोड़कर नहीं गई, बल्कि तकरीबन 3 दिनों पहले पास ही का जो हमारे शहर का कूड़ा घर है, उस कूड़े घर के अंदर मिशेल की लाश मिली है, वो भी पूरे खून से लथपथ, और दूसरा उसकी लाश को एक मैट के अंदर लपेट कर वहां डंप किया गया था। जैसे ये चीज इस परिवार वालों ने सुनी, उनके कान खड़े हो गए कि उनके घर का भी तो एक मैट गायब है, आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा था, और ये टॉम और मिशेल थे कौन, और अब टॉम आखिर कहां पर है। बेशक परिवार वालों ने जाकर बिल सीनियर से डिस्कस किया कि हमें इस चीजें पुलिस को बतानी चाहिए कि वहाँ वैसी ऐसी लाश मिली है और ये लोग हमारे घर पर किराए पर रहा करते थे। बट बिल सीनियर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ होता तो न्यूज़ वगैरह में भी आता, हमने तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखी। जस्ट इन चीज़ों को इग्नोर करो। और इसके बाद ही पूरे परिवार ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम इन तीनों घरों को बेच दें और यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट हो जाएं। अब जैसी ये प्लान उन लोगों के माइंड में आया, इसके बाद से ही इस घर के अंदर और ज़्यादा अजीब चीज़ें शुरू हो चुकी थी। जैसे कि उन लोगों के जो भी पिक्चर फ्रेम्स जहाँ दीवारों के ऊपर टंगे हुए थे, वो सारे के सारे उल्टे होकर नीचे जा गिरे। एक ही झटके में सारे के सारे शीशे उनके टूट चुके थे, सारी फोटोज अपने आप आग पकड़ रही थी। जैसे ये चीज इन लोगों ने देखी, ये लोग बहुत ज्यादा डर गए। और फाइनली 1987 के अंदर ही जब इन लोगों का वो दिन आया, जब इन लोगों ने घर बेच दिया और यहां से वो लोग शिफ्ट होने वाले थे, उस दिन डेब्रा और उसकी सासू मां ली, ये दोनों ही लोग घर पर थे क्योंकि अब इनको किचन के अंदर खाना बनाना था। बाद में आकर सभी लोग इस घर की शिफ्टिंग करने वाले थे। जैसे ही डेब्रा और ली अपने इस किचन में गए और इन दोनों के किचन के अंदर पैर रखते ही पूरा का पूरा किचन एक बम की तरह फट पड़ा। जैसे ही जो भी ऊपर सारे के सारे वो कबर्ड्स लगे हुए थे शीशे वाले, वो सारे के सारे कबर्ड्स नीचे आ गिरे। इसके अलावा जितने भी नीचे से वो खाने पीने के डब्बे पड़े हुए थे, वो एकदम से फट कर इधर उधर जाकर कमरे में लगे। इसके अलावा जितने भी चाकू वगैरह, चम्मच वगैरह, कांटे वगैरह, वो सारे के सारे उड़ कर हवा में सीधा लीना और डेब्रा की तरफ जाने लगे। अब किसी तरीके से डेब्रा और ली नीचे की तरफ बैठ गए और वो सीधा के सीधा जाकर पीछे दीवार में घुस चुके थे। ये चीज तुरंत ही डेब्रा और लीना ने फोन करके अपने पतियों को बताई और ये चीज सुनकर दोनों के दोनों लोग यानी कि बिल जूनियर और बिल सीनियर दोनों अपने घर पर पहुंच चुके थे। अंदर जाकर किचन का हाल देखा, वो इस हाल को देखकर विश्वास
विश्वास नहीं कर पाए कि उनके घर के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। उन्होंने जस्ट अपनी पत्नियों को यही कहा कि जितना सामान हो सकता है तुरंत इसको उठाओ और यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। जितना सामान हो सकता था उतना पैकर्स ऑन मूवर्स वाली गाड़ी के अंदर रखवा कर ये लोग यहाँ से बाहर निकल कर अपने दूसरे नए घर में, जो कि यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था, वहाँ जाकर अब शिफ्ट हो चुके थे। अब जैसे ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए, आने वाले कुछ दिन तो बिल्कुल शांत था, बट कुछ दिनों बाद से ही अचानक इन लोगों को रात को अपने अपने नाम सुनाई देने लगे कि जैसे घर के अंदर कोई ऊपर की तरफ खड़ा होकर बहुत जोर जोर से इन लोगों के नामों को चिल्ला रहा है। और जैसे ही नामों को सुनकर ये लोग ऊपर जाकर देखते तो ऊपर कुछ भी नहीं था। इसके अलावा घर के अंदर जितने भी फोटो फ्रेम्स वगैरह इन्होंने लगा रखे थे वो सारे के सारे वापस उल्टे होकर नीचे की तरफ आकर गिरे। ये चीज इन लोगों के लिए बिल्कुल कॉमन हो चुकी थी। जिस भी फोटो को देखते वो फोटो अपने आप, जैसे उसके अंदर कोई जान आ चुकी हो, वो फोटो अपने आप टर्न होकर नीचे की तरफ आकर गिर जाती। ये सारे इंसिडेंट होते होते एक सुबह जैसे ही लीना अपने घर के इस बाथरूम में गई, बाथरूम के अंदर जाते ही जैसे वो फ्लश को यूज कर रही थी, फ्लश पर बैठकर उसका ध्यान सामने लगे हुए शीशे की तरफ गया। और जैसे उसने शीशे को देखा वो तुरंत अपनी फ्लश वाली सीट से खड़ी हो चुकी थी। वो इतना ज्यादा डर गई कि हाँ यहाँ पर कोई है। क्यों? क्योंकि शीशे के ऊपर साबुन से लिखा हुआ था टॉक टू मी। जैसे ये चीज़ लीना ने पढ़ी, लीना तुरंत बाथरूम से बाहर निकली और आकर अपने पति यानी कि बिल सीनियर और अपने बेटे बिल जूनियर और अपनी बहू डेब्रा को बताया। जैसे इन सारे लोगों ने मिलकर वो शीशे के ऊपर देखा, ये लोग समझ चुके थे कि अब फाइनली टाइम आ चुका है उस एंटिटी से बात करने का जिसके साथ वो इस घर के अंदर रह रहे हैं। अब फाइनली हम लोग उससे सवाल पूछेंगे। बट इन लोगों को कोई भी तरीका समझ नहीं आया कि आखिर किस तरीके से बात करें। जस्ट लीना ने कपड़ा उठाया और कपड़े से उस पूरे के पूरे मैसेज को साफ कर दिया और वेट करने लगे दोबारा से इसी शीशे के सामने खड़े होकर कि आखिर क्या है, यहाँ पर कोई नया मैसेज आएगा या नहीं आएगा। और फाइनली तकरीबन 3 से 4 मिनटों तक वेट करने के बाद ये चारों लोग सामने खड़े हैं और उस शीशे के ऊपर अपने आप ही साबुन से लिखा हुआ आया नो एस्केप। बहुत सारे मैसेजेस लगातार कई दिनों तक इसी शीशे के ऊपर अपने आप आते रहते और अब इन चीज़ों की भी आदत इस पूरे परिवार को हो चुकी थी। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एंटिटी जो भी है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रही है वो हमसे चाहती क्या है। बट उनको इतना समझ आ चुका था कि वो एंटिटी हमें किसी भी तरीके से ऊपर नहीं जाने देना चाहती। मतलब कि वो चाहती है कि हम घर के ऊपर वाले हिस्से में ना जाएं। क्यों? क्योंकि हर एक मैसेज के अंदर बस यही लिखा हुआ था कि फॉल्टी वायरिंग्स अपस्टेयर्स, मतलब कि ऊपर की जो तारें हैं वो खराब हो चुकी हैं। ऊपर एक अजीब सी स्ट्रेंज सी स्मेल आती रहती है, जैसे कि कहीं कोई कुत्ता वगैरह मरा पड़ा हो ऊपर। बट जैसे वो ऊपर जाकर चेक करते हैं ऊपर कुछ भी उनको नहीं मिलता। इसके अलावा एक मैसेज के अंदर लिखा हुआ था नीनी। ये नीनी एक्चुअल में लीना की ही बड़ी बहन थी जो काफी सालों पहले मर चुकी थी एक एक्सीडेंट के अंदर। और नीनी असल में उसका असली नाम नहीं था बल्कि वो निक नेम था और ये नाम सिर्फ और सिर्फ लीना और उसके परिवार वालों को पता था। अब ये चीज़ देखकर लीना को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि यहाँ पर नीनी का नाम किस तरीके से आया, आखिर इस चीज़ों का मतलब क्या है, ये एंटिटी हमसे क्या करवाना चाह रही है। बट जिस दिन ये नीनी लिखा हुआ था उसी शाम को फिर से दोबारा से इसी शीशे के ऊपर फूल्स लिखा हुआ आया, मतलब कि तुम सारे लोग पागल हो। अगले दिन जैसे ही सुबह सुबह परिवार वाले लोग उठे, बिल सीनियर सबसे पहले जाकर बाथरूम में घुसा और दोबारा से उसने शीशे के ऊपर लिखा हुआ देखा आई हेट ली, यानी कि वो लीना डेब्रा की सासू माँ, बिल जूनियर की माँ। जैसे ये चीज़ बिल सीनियर ने देखी, अपनी पत्नी के नाम उसने देखा कि वो शीशे के ऊपर लिखा हुआ है, वो तुरंत दोबारा से बाथरूम से भाग कर आया। उसने परिवार वालों को बुलाया और कहा कि देखो शीशे के ऊपर लिखा हुआ है आई हेट ली। जिसके बाद लीना फाइनली अपने घर के एक पास वाले चर्च में गई, वहाँ जाकर फादर से बात करने लगी। अभी तक इस पूरे परिवार ने किसी को भी इस सारे इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया था। ये सभी लोग घबरा रहे थे इन चीज़ों के बारे में बताते हुए, बट फादर को बताते ही फादर समझ चुके थे कि हाँ इनके घर के अंदर क्या चल रहा है। और फादर अपना हॉली वाटर लेकर साथ में लीना के चल पड़े इस घर के अंदर जाने के लिए। बट एट द मोमेंट जहाँ पर फादर ने इस घर के अंदर एंटर करते हुए अपना पैर रखा, उसी टाइम पर वो पैर अपना वापस बाहर की तरफ ले आए और जस्ट कहा पूरे परिवार को कि अंदर जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से तुम्हारे घर को पूरे तरीके से प्योर कर दूंगा। बट परिवार वालों ने कहा कि एक एक कमरे के अंदर जाकर अपना वो हॉली वाटर छिड़किए, तभी तो सारी शुद्धता आएगी, तभी तो इस घर का शुद्धिकरण होगा। बट फादर ने मना कर दिया और जस्ट अपनी वही फॉर्मेलिटी करके वो वहां से निकल चुका था। और जिस दिन ये फादर इस घर को ब्लेस करके गए थे उसी शाम दोबारा से शीशे के ऊपर ली स्पेस डाई लिखा हुआ था।
ये चीज़ ऑब्वियसली ली के नाम ही लिखी जा रही थी, लीना के नाम ही लिखी जा रही थी और सभी घर वाले अब बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे थे लीना की कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। और उसी शाम जब डेब्रा और बिल जूनियर बाहर से घूमकर वापस अपने घर में आए तो उनको घर के एंट्रेंस के ऊपर ही एक वाइट कलर के पाउडर से एक एरो बना हुआ दिखाई दिया, एक ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे पूंछ सी थी। जैसे ये चीज़ बिल जूनियर ने देखी उसके माइंड में पीछे वाली मेमोरीज दौड़ गई कि हाँ ये चीज़ तो उसने पहले भी देखी है, ये शेप उसने पहले देखी है। जी हाँ, काफ़ी साल पहले उनके पुराने घर में जहां पर उसने वो डैनी को किराए पे दिया था वो घर, उस घर के कमरे में जैसे उसने वो स्पोर्ट्स वाले आइटम रखे हुए थे, वो सारे आइटम्स भी तो नीचे फर्श पर इसी शेप में बने हुए थे। जैसे ये चीज बिल जूनियर ने देखी वो समझ चुका था कि वो काम डैनी का नहीं था, वो काम इसी एंटिटी का था जिससे हम पिछले इतने सालों से परेशान हैं। और जैसे ही डेब्रा और बिल जूनियर ने घर के अंदर जाकर देखा तो घर की हर दीवारों के ऊपर ऐसे ऐसे सारे सिंबल्स बने हुए थे। ये लोग इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने तुरंत अपने माता पिता को आवाज लगाई जो कि अपने कमरे में मौजूद थे, और आवाज लगाते लगाते लोग सीधा अपने उन माता पिता के कमरे में गए। अंदर जाकर देखा कि बिल सीनियर और उसकी माँ लीना बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और सामने यानी कि लीना का जो वो एल्टर था, वो जो मंदिर सा था कोने में लगा रखा था जीसस की मूर्ति वाला, वो सारा का सारा नीचे की तरफ ढहा हुआ था। और जाकर तुरंत इन दोनों ने अपने माता पिता को जगाया और जगते ही सीधा लीना ने पूछा कि क्या हुआ। बिल जूनियर ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता इस घर के अंदर इतना कुछ हो चुका है, आपका सारा मंदिर ढह चुका है, बाहर इतनी सारी शेप्स बनी हुई हैं, नीचे फर्श के ऊपर हर तरफ चारों तरफ दीवारों के ऊपर, क्या आपने कभी कुछ देखा नहीं, क्या कुछ सुना नहीं। बट लीना और बिल सीनियर ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो काफी टाइम से यहाँ पर सो रहे हैं, हमें नहीं पता कि आखिर इस घर के अंदर क्या चल रहा है। पूरे परिवार ने सबसे पहले तो घर में ऊपर की तरफ जाना बिल्कुल बंद कर दिया। लगभग ऊपर का पूरा पोर्शन अब खाली हो चुका था। दूसरा, इन लोगों ने दुनिया जहान की किताबें ऑर्डर करी, किताबों में पढ़ना शुरू किया कि आखिर इन तरीकों की चीजों से किस तरीके से निपटा जाए। और साथ ही इन्होंने बहुत सारे स्पेशलिस्ट को भी बुलाया जो वहां पर इन चीजों को, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिनको हम बोलते हैं, उन सभी लोगों को बुलाया। बट सभी लोग अपने हाथ खड़े कर चुके थे, वो सभी मान चुके थे कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली फोर्स इस घर को अपने कब्जे में किए हुए है। ना सिर्फ घर को बल्कि वो जो लोग इस घर के अंदर रह रहे हैं वो भी उस फोर्स के कब्जे में है। इसके अलावा जो भी कोई इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर आता उसको जस्ट सामने शीशे के ऊपर एक ही मैसेज लिखा हुआ मिलता, नो वन कुड हेल्प देम। जिसके बाद इन सभी घर वालों ने मिलकर इस पूरी एंटिटी का नाम मिस्टर एंटिटी रख दिया। और इस नामकरण के बाद अगले ही दिन ली जो कि अपने ड्राइंग हॉल के सोफा के ऊपर बैठी हुई थी, तभी उसने देखा कि एक बहुत तेजी से उड़ता हुआ चाकू उसकी तरफ आया और नीचे जांघों के बीच में बिल्कुल सोफे के अंदर आकर धंस गया पूरा का पूरा। जैसे ये चीज़ ली ने देखी वो इतनी ज़्यादा हैरान हुई कि वो तुरंत वहाँ से खड़ी हुई, उस चाकू को पकड़कर देखने लगी, क्योंकि वो चाकू उसके घर का था ही नहीं, वो बहुत पुराना लग रहा था। ये इंसिडेंट पहला था बट आखिरी नहीं। घर के अंदर जितने भी चाकू थे, ना सिर्फ वो बल्कि अपने आप प्रकट हो रहे चाकू उड़ उड़कर जहां जहां लीना जाती वहीं वहीं उसके पीछे पीछे आकर कभी दीवारों में लगते, कभी बेड पर लगते, कभी चेयर के ऊपर, कभी सोफा के ऊपर, इन सभी के ऊपर आकर लीना का पीछा कर रहे थे। एक बार तो हद हो गई, जब लीना सुबह सुबह उठी अपने बेड पर तो उसने देखा कि 6 चाकू उसके चारों तरफ जहां पर वो सो रही थी, 6 चाकू उसके बेड में सीधा ऊपर की तरफ धंसे हुए हैं, वो भी बिल्कुल उसको थोड़ा सा ही मिस करते हुए। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर वो चाकू होता तो सीधा लीना के शरीर के अंदर जाकर घुसता। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे इंसिडेंट के बारे में जानकर ये सारे के सारे लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि क्या ये घर हॉन्टेड है या फिर जिस घर में वो पहले रह रहे थे वो हॉन्टेड है। बट नहीं, ये सभी के सभी लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हम में से ही कोई है जिसका ये एंटिटी पूरा पीछा कर रही है, हम में से ही कोई है जिसकी वजह से ये चीज हमको परेशान कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने और घरों के अंदर भी रहकर देख लिया, रिश्तेदार परिवार वालों के घरों में भी रहकर देख लिया, इसके अलावा होटल तक में रहकर देख लिया। होटल की दीवारों पर भी जैसे ये लोग एंटर करते, चेक इन करते, वही दीवारों के ऊपर बहुत अजीब अजीब साइंस वगैरह, वही ट्रायंगल वगैरह बने हुए दिखते, जिसको देखकर ये लोग समझ चुके थे कि हाँ वो एंटिटी अभी भी इन्हीं के साथ है। 1988 का लास्ट टाइम आ चुका था। 1988 के लास्ट टाइम में इन लोगों के साथ एक बहुत अजीब सी चीज हुई, और वो ये कि जैसे ये लोग अपने घर के किसी भी कमरे में जाते, वहां जाते इनको एक अजीब सी, बहुत अजीब सी पोटी की स्मेल पूरे घर के अंदर फील हो रही थी। और जैसे ये लोग इस पोटी की स्मेल के बारे में बात करते, वो स्मेल एकदम से गायब हो जाती। जैसे ये लोग इसके बारे में बात करना रुकते, वो स्मेल वापस आ रही थी। बट जैसे इन लोगों ने इस स्मेल का पीछा करना शुरू किया कि आखिर ये कहां से आ रही है, इनको ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे पता कर सकें कि आखिर इनके घर में कौन हग रहा है। इन लोगों को अब आदत हो चुकी थी ये सारे इंसिडेंट की कि कोई है इनके घर के अंदर जो बहुत जोर जोर से ठक 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 कर रहा है, कोई है जो इनकी अलमारी के अंदर फंसा हुआ है। इनको ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति है, कोई चीज है जो इनके घर की दीवारों के अंदर कैद हो चुकी है। वो सारा दिन इधर उधर दीवारों के अंदर घूमती रहती है, इनकी अलमारियों
अलमारियों के अंदर घूमती रहती है, इनके ड्रॉर्स के अंदर सारा दिन खटपट खटपट करती रहती है। और तभी उस मिस्टर एंटिटी ने अपनी और ज़्यादा शक्तियाँ दिखानी शुरू करी और अब की बार शक्तियों के रूप में आने वाले थे बहुत सारे पक्षी। जी हाँ, जिस घर के अंदर ये पूरा का पूरा मॉफिट परिवार रह रहा था, उस घर के शीशों के ऊपर डेली सुबह की सुबह इतना सारा खून लगा हुआ मिलता। और जैसे ये लोग बाहर जाकर अपने घर पर देखते कि आखिर ये खून किसका है, तो इनको घर के नीचे, मतलब कि घर के साइड में उन्हीं खिड़कियों के नीचे बहुत सारे पक्षी मरे हुए मिलते। मतलब साफ था कि कोई चीज़ है जो इन पक्षियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और पक्षी बहुत तेजी से उड़ते हुए आकर सीधा इनके शीशों से टकराते हैं और टकराते ही वहीं दम तोड़ देते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर पक्षी थे बल्कि बहुत सारे चूहे भी अब इनके घरों के अंदर हमला कर चुके थे, जबकि इन लोगों ने अपने घर को हर तरीके से सील कर रखा था। कहीं से कोई आने जाने का कोई सिस्टम ही नहीं। बाहर से उन्होंने पूरा कंक्रीट की दीवार बना रखी थी, उसको कोई चीर के कोई चूहा तो अंदर जा नहीं सकता, बट फिर भी इन लोगों के घर के अंदर बहुत सारे चूहे अब एंटर कर चुके थे। और ये चूहे इतने ज़्यादा ढीठ कि आमतौर पर हमारे घर में जो चूहे होते हैं वो इधर उधर भगते रहते हैं, बट अगर कोई भी व्यक्ति उनके सामने जाकर खड़ा हो जाए तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको आंख से आंख मिलाकर देख सके। बट नहीं, यहाँ मॉफिट परिवार वाले लोग जैसे ही चूहों के सामने जाते, ये चूहे उनको अजीब तरीके से घूरते रहते। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर एंटिटी इन्हीं चूहों के अंदर घुसी हुई है। इन सारे इंसिडेंट की वजह से पूरा का पूरा परिवार इतना ज़्यादा टूट गया कि इन लोगों ने फाइनली ये निश्चय कर लिया कि हाँ, अब ये टाइम आ चुका है कि या तो करो या फिर मरो। हमें किसी तरीके से मिस्टर एंटिटी से बात करनी पड़ेगी, किसी तरीके से वो कम्युनिकेशन सिस्टम बैठाना पड़ेगा इस मिस्टर एंटिटी के साथ कि जिस तरीके से हम उससे बात कर सके, या तो वो हमें खत्म कर दे, निपटा दे, या फिर वो हमारे घर को छोड़कर चला जाए, हमें हमारी जिंदगी जीने दे। और फाइनली उनको वही तरीका याद आया, वही शीशे वाला, कि कहीं ना कहीं हम शीशे के थ्रू ही इन एंटिटी से बात कर सकते हैं। और फाइनली डेब्रा ने सबसे पहली बार एंटिटी को मिस्टर एंटिटी लिखकर उस शीशे के ऊपर सबसे पहले कहा कि हमारे घर को चूहों से आज़ाद कर दो। और जैसे ही उसने इस मूवमेंट पर लिखा कि हमारे घर से चूहों को आज़ाद कर दो, उसके आधे घंटे बाद इस पूरे घर से चूहे लगभग गायब हो चुके थे। एक भी चूहा इधर उधर भगता हुआ दिखाई नहीं दिया, एक भी चूहे की चू चू कहीं भी सुनाई नहीं दी। इस इंसिडेंट के बाद इनको ऐसा लगा कि हो सकता है मिस्टर एंटिटी अब उनके ऊपर थोड़ा दयालु हो चुका है और वो उनकी बात मान लेगा और उनको आज़ाद कर देगा। बट नहीं, मिस्टर एंटिटी ने अपनी ये दया इसलिए दिखाई थी ताकि वो इस परिवार को और ज़्यादा डरा सके और ज़्यादा दबा सके। जी हाँ, इस इंसिडेंट के बाद से इन परिवार के अंदर इतना ज़्यादा बीमारियों का घर फैला, इतना ज़्यादा बीमारियों का जाल फैला कि सबसे पहले बिल सीनियर, यानी कि इस घर का सबसे बड़ा मुखिया, वो सबसे पहले बीमार पड़ना शुरू हुआ। और उसके बीमार पड़ते ही सबसे पहले बिल सीनियर को ही अपने पूरे परिवार की टेंशन होने लगी कि अगर वो बीमार पड़ा है, मतलब आने वाले दिनों में और लोग भी अब बीमार पड़ेंगे। अब लिटरली इस पूरे परिवार को अपनी जान की टेंशन सता रही थी। इन लोगों ने मिलकर पूरे अमेरिका से मदद मांगनी शुरू करी कि हमारी किसी तरीके से मदद करो। और फाइनली 2 शामन्स, वहीं के लोकल शामन्स, वो रेडी हुए कि हाँ, हम आकर देखेंगे इस घर के अंदर क्या भसड़ मची हुई है। और फाइनली जैसे ये दोनों लोग घर के अंदर आए, इन्होंने अपने वही से स्टिक्स वगैरह जलाना शुरू किया जिससे धुआं निकलता है। इस घर को शुद्ध करने के लिए ये सबसे पहले अपनी सेज को लेकर ऊपर एटिक की तरफ गए, जहाँ लिटरली जाना मना था। मिस्टर एंटिटी ने ऊपर जाने से बिल्कुल मना किया हुआ था। और फाइनली जैसे इन लोगों ने वहां जाकर उस सेज को जलाया पूरे परिवार वालों के सामने, और ये दोनों शामन्स बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे कि जो भी यहाँ पर एंटिटी मौजूद है वो हमसे इस धुएं के थ्रू कम्युनिकेट करे, कांटेक्ट करे, हमसे बात करे। और वो धुआं जो इस सेज से निकल रहा था वो एकदम से इकट्ठा होकर उसने एक फेस बना लिया, एक अजीब सा फेस जिसमें से लिटरली ट्रांसपेरेंट आंखें दिख रही थी, उसकी नाक उसका दिख रहा था, और एक बहुत बड़ा फेस जिसमें उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा पतली। इन शामन्स ने अपने वही तंत्र मंत्र फूके और उसके बाद इस रिजल्ट पर निकले कि बिल सीनियर, इस घर का सबसे बड़ा मुखिया, ये एंटिटी यहाँ पर उसी के लिए मौजूद है। और ये एंटिटी हमें किसी तरीके से इनके शरीर से निकाल कर किसी और लिविंग क्रिएचर के अंदर डालनी होगी। और तब सभी को ध्यान आया कि क्यों ना हम इस लिविंग क्रिएचर के तौर पर हमारा फैमिली डॉग इस्तेमाल करें। तब शामन्स ने बिल सीनियर के साइड में उनके फैमिली डॉग को खड़ा किया और फाइनली उन्होंने अपने तंत्र मंत्र फूंक कर ये कहा परिवार वालों को कि हमने इसके अंदर से एंटिटी निकाल कर इस डॉग के अंदर डाल दी है। और इस पूरे इंसिडेंट के सिर्फ 4 दिनों बाद ही इनका फैमिली डॉग बहुत ही रहस्यमय हालातों में मरा हुआ मिला। जी हाँ, वो एक ऐसी बीमारी से मरा था जो कि बीमारी ना सिर्फ इनके घर में कभी देखी गई थी बल्कि उस डॉग के अंदर भी कभी नहीं थी। वो बहुत ही स्ट्रेंज हालातों में, बहुत ही अजीब सी हालातों में, उसके गले के ऊपर एक नीले रंग का निशान था, बट उसका गला नहीं दबाया गया था, कहीं से भी उसको
उसको पुश करने के निशान नहीं थे, सिर्फ एक गले पे छोटा सा नीले रंग का निशान था और जस्ट वो डॉग सुबह सुबह उन्हें मरा हुआ मिला। एक गैरी कैंट नाम का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी इन लोगों के घर के अंदर शिफ्ट हो चुका था ये देखने के लिए कि अब एक एंटिटी कुछ करती है नहीं करती। बट उस डॉग के इंसिडेंट के बाद से इस एंटिटी ने अपना और भयंकर रूप धारण कर लिया और जैसे ये गैरी कैंट नाम का व्यक्ति इस घर के अंदर एंटर हुआ, इसने सीधे तौर पर मिस्टर एंटिटी को ललकारना शुरू कर दिया, उसको गालियां देनी शुरू कर दी और पलट में जहां वो पहले ली के ऊपर गुस्सा थी उसके ऊपर सारी वो चीजें फेंकती, वो चाकू वगैरह वो हमले जो हो रहे थे ली के ऊपर हो रहे थे, वो सारे के सारे हमले अब सीधा गैरी कैंट के ऊपर शिफ्ट हो चुके थे। जैसे वो सुबह सुबह उठता उसके सारे के सारे कपड़े फटे हुए मिलते, उसके शरीर के ऊपर भयंकर निशान, इधर उधर कहीं चम्मच उसके आसपास आके धसी हुई है, कहीं चाकू आके धसा हुआ है, कोई कील बड़ी सारी कील आके उसके साइड में धसी हुई है, बस थोड़ा सा ही मिस कर रही थी। अगर थोड़ा सा इधर उधर होता तो यहां गैरी लिटरली मर जाता। स्पेशली गैरी के लिए ही पूरे के पूरे घर के शीशों के ऊपर बहुत अजीब अजीब से मैसेजेस लिखे गए थे, उसको गालियां दी गई थी कि यहां किसी भी तरीके से तुम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, तुम यहां से जल्दी दफा हो जाओ, दिखना मत दोबारा यहां पर वरना बहुत बुरा हाल होगा। यह सब होता देख गैरी इतना ज्यादा डरा कि उसने जस्ट फैमिली को कह दिया कि टाटा गुड बाय, मैं यहां पर और नहीं रह सकता, मुझे यहां से जाने दो, मुझे छुट्टी दे दो। गैरी कैंट अपना तामझाम उठाकर वहां से निकल चुका था और इसके बाद ही अमेरिका के सबसे फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में शामिल हुए। उन लोगों को इसके बारे में बताया गया और वो सारा अपना तामझाम उठाकर इस घर के अंदर शिफ्ट हुए, इस फैमिली के साथ रहने लगे और देखने लगे कि आखिर यहाँ क्या बीमारी है। लॉरेन ने सबसे पहले आते ही इस घर के अंदर कदम रखते ही कह दिया कि मुझे इस घर के अंदर बहुत ही एक पावरफुल डेमन फील हो रहा है, यहाँ पर उसका वास है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे ही उन्होंने अपना तंत्र मंत्र करना शुरू किया, बिल सीनियर इस घर का सबसे बड़ा मुखिया, उसने एकदम से अपने हाथ दोनों ऊपर की तरफ उठाए, लॉरेन की तरफ देखा और जस्ट नीचे की तरफ झुककर ऊपर की तरफ मुंह करके बहुत जोर से हाउलिंग करने लग गया, जैसे कि एक भेड़िया करता है, एक डॉग करता है, ऊपर की तरफ मुंह करके जैसे उसने हाउल करना शुरू किया और हाउल करते करते वो सीधा लॉरेन की तरफ भागा। उसके हाथ पर जाकर उसने बहुत जोर से काटना चाहा, बट लॉरेन ने अपना हाथ पीछे किया और दूसरे हाथ से उसको दूसरी तरफ धक्का दे दिया ताकि वो उससे दूर रहे। एड और लॉरेन ने इस इंसिडेंट के बाद पूरी फैमिली को कहा कि हमें पूरी फैमिली का ही एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। एक्सॉर्सिज्म मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्या होता है, वही तंत्र मंत्र से परिवार को शुद्ध करना, घर को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध करना। लेकिन यहाँ पर इस पूरे परिवार ने मना कर दिया कि हमें एक्सॉर्सिज्म नहीं करवाना, कि कुछ भी हो जाए हम एक्सॉर्सिज्म नहीं करवाएंगे। अब जैसे ये चीज़ एड और लॉरेन ने सुनी, एड और लॉरेन ने कह दिया कि अगर आप एक्सॉर्सिज्म नहीं करवाना चाहते तो इसके अलावा और कुछ है भी नहीं जो हम आपकी हेल्प में कर सकें। अगर आप ये नहीं करवाना चाहते तो हमें छुट्टी दे दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। जैसे एड और लॉरेन वहां से निकले उसके बाद से ही इस परिवार के अंदर और ज़्यादा दिक्कतें अब शुरू हो चुकी थी। एड और लॉरेन के जाने के जस्ट 2 दिन बाद ही लीना अपने किचन में काम कर रही थी, उसकी बहू डेब्रा अभी ऊपर की तरफ गई थी साफ सफाई करने के लिए। उसी टाइम पर ऊपर मौजूद डेब्रा ने नीचे बहुत ही जोर से गेट बंद होने की आवाज़ सुनी और जैसे ही डेब्रा ने वो आवाज़ सुनी वो तुरंत अपनी झाड़ू वगैरह छोड़कर नीचे भागती हुई आई और उसने देखा कि किचन के साइड में जो उनका पेंट्री एरिया है, पेंट्री रूम है, उसका दरवाजा बहुत जोर से बंद हुआ है। और जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करी वो दरवाजा खुला ही नहीं, उसने बहुत जोर लगाकर धक्का देकर उस दरवाजे को खोला। क्यों? क्योंकि उस दरवाजे के पीछे पेंट्री रूम में लीना बंद थी। जैसे उसने उस दरवाजे को खोला, सामने लीना नीचे धरती पर पड़ी थी। उसने लीना को पकड़ा, बाहर की तरफ खींचा और लीना को थोड़ा सहलाया, उसका मन शांत किया और उसको खड़ा करके लिविंग हॉल में लेकर आई। बिल सीनियर को बुलाया, अपने पति बिल जूनियर को बुलाया। जब सभी ने आकर लीना को संभाला तो लीना ने बताया कि मैं तो आराम से किचन में काम कर रही थी, कोई बहुत ही अजीब सी चीज जिसने मेरे पीछे से गले को पकड़ा और मुझे खींचकर बहुत जोर से पेंट्री रूम में लेकर गया और उसी चीज ने बहुत जोर से इस दरवाजे को भी बंद किया। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। जब सभी लोगों ने मिलकर उसके गले को देखा तो उसके गले के ऊपर भी बहुत बड़ा एक नीले रंग का निशान मौजूद था। इसी बीच डेब्रा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब जल्दी ही उसकी डिलीवरी हुई, उसने एक बेटे को भी जन्म दिया और फाइनली अब इस बेटे के जन्म के बाद ही पूरा परिवार इस टेंशन में था कि कहीं इस पूरी की पूरी एंटिटी का ध्यान हमारे बच्चे के ऊपर ना चला जाए, इसलिए हमें पहले ही इस एंटिटी से कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फाइनली डेब्रा ने सबसे पहले जाकर उसी शीशे के ऊपर अपने बच्चे के बारे में उस एंटिटी को बताया। मिस्टर एंटिटी ने रिप्लाई किया कि नहीं, उसे सिर्फ ली चाहिए है, उसे बाकी के परिवार मेंबर से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद पूरे परिवार वालों ने पूछा कि आपका ली से इतना क्या कनेक्शन है, आप ली के पीछे क्यों पड़े हुए हो। और इसके बाद ही एक बहुत ही ग्रूसम सी स्टोरी उस एंटिटी ने स्पेशली उन्हीं मिरर्स के ऊपर मैसेजेस में लिख लिख कर बताई। उस एंटिटी ने लिखा कि 16th सेंचुरी में कुछ मॉन्क्स थे जिन्होंने एक रिचुअल के दौरान
एक नन को सेक्रीफाइस करने का मुझसे वादा किया था और बाद में वो उस वादे से मुकर गए। उन्होंने उस नन को सेक्रीफाइस नहीं किया, जस्ट मुझे ऐसे ही भूखा छोड़ दिया और मैं उस नन की वेट कर रहा था, बट वो नन सेक्रीफाइस होकर मेरे पास नहीं आई और वही नन अब ली के रूप में तुम्हारे सामने है। उसका जो पुनर्जन्म हुआ वो ली के रूप में हुआ है। मुझे मेरी नन वापस चाहिए है, तुम किसी भी तरीके से मुझे नन वापस मुझे दे दो। ये पूरी स्टोरी बताने के बाद उस एंटिटी ने उस शीशे के ऊपर लास्ट मैसेज लिखा कि ली वुड डाई इन 10 days, मतलब कि ली आने वाले 10 दिनों के अंदर मर जाएगी। और ये 10 दिन आने वाले परिवार के ऊपर अब बहुत भारी होने वाले थे। सभी लोग मिलकर अब ली की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे और जैसे ही 10वां दिन आया, ली एकदम से उसको दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और तुरंत ही उसको बहुत जल्दी में सीधा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और वहाँ उसका इलाज शुरू किया गया। ली आने वाले कई हफ्तों तक इस हॉस्पिटल में भर्ती रही, बट जैसे ही उसको बाद में होश आया, उस ली ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो एंटिटी मेरा पीछा करते हुए यहाँ हॉस्पिटल में आ चुकी है। अब मेरे ख्याल से घर तो बिल्कुल शांत होगा। बिल्कुल यही चीज़ घर वालों ने भी बताई कि हाँ, घर के अंदर कोई भी स्ट्रेंज एक्टिविटी नहीं हुई, कोई भी घर वाले को परेशान नहीं किया गया उस एंटिटी द्वारा। कोई ठा ठा ठू ठा, कोई ठक ठक नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ शांत है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट यहाँ ली ने बताया कि वो एंटिटी यहाँ मेरे आसपास घूम रही है, वो ब्लैक फेस मुझे आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ब्लैक फेस किसी और का नहीं बल्कि मेरी ही सासू माँ यानी कि डोमिनिका का है। वही बूढ़ी औरत जो सबसे पहले इस स्टोरी के अंदर मारी गई थी, वो बराबर वाले घर में रहती थी, उसका भी हार्ट फेलियर ही हुआ था। ली बेशक अपनी बीमारी से तो रिकवर कर गई, बट डॉक्टर्स ने उसको बाईपैप के ऊपर रख दिया। मतलब आप समझ सकते हैं, बाईपैप एक वेंटिलेटर का ही मोड होता है। अगर किसी को प्रेशर से हवा अंदर भिजवानी हो फेफड़ों के अंदर किसी भी पेशेंट के, तो बाईपैप लगाया जाता है फेस मास्क के थ्रू, और वही फेस मास्क एज ए बाईपैप यहाँ ली को भी लगाया गया और ली को उसी ऑक्सीजन टैंक के साथ बाईपैप मशीन के साथ सीधा घर भेज दिया गया। और घर आते ही वो जो ट्यूब्स लगी हुई थी बाईपैप मास्क के साथ ऑक्सीजन वाली और जो एयर वाली, वो ट्यूब अपने आप आकर उखड़ जाती और जैसे वो उखड़ती सीधा यहाँ पर ली की बहुत जोर जोर से सांस फूलने लगती। ऑब्वियसली घर वाले समझ चुके थे कि हाँ, ली को भी अब 24 घंटे क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है। बट ली ने बताया कि मुझे क्रिटिकल केयर की ज़रूरत नहीं, मुझे तो यहाँ ये सामने दिखने वाले शीशों पर वो उस एंटिटी से छुटकारा पाने की जरूरत है जो मुझे पूरा दिन देखती रहती है। उसने बताया कि वो ब्लैक कलर का फेस सामने लगे हुए शीशे पर कभी इस तरीके से उसे देखता है, फिर मुंडी हिलाता है, कभी इस तरीके से उसको देखता है। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावनी है। घर आने के सिर्फ 4 दिनों बाद ही जब ली सुबह सुबह अपने कमरे में उठी तो वही उसको अपने पैरों के बीच में, अपने जांघों के बीच में एक बहुत लंबा, एक बहुत बड़ा लोहे का स्फीयर उसकी जांघों के बीच में धंसा हुआ मिला। जैसे ही घर वालों ने स्फीयर को बाहर निकाला, वो स्फीयर ना सिर्फ इस घर का नहीं था बल्कि इस देश का ही नहीं लग रहा था, वो बहुत बहुत पुराना लग रहा था। ये जो फोटो अभी आप देख रहे हैं, ये असली उसी स्फीयर की फोटो है जो ली के जांघों के बीच में धंसा हुआ मिला था बेड के ऊपर। और इस स्फीयर को देखते ही घर वालों ने जैसे ही शीशे की तरफ घूमकर देखा, उसके अंदर सिंपली लिखा हुआ था कि डेब्रा, तुम्हें अपनी सासू माँ यानी कि लीना का मर्डर करना पड़ेगा। बट जैसे ये चीज़, ये मैसेज पूरे परिवार वालों ने देखा, सभी लोग डेब्रा की तरफ देखने लगे। डेब्रा ने क्लियर तौर पर मना कर दिया और इसी बात से वो एंटिटी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि उसने दोबारा से उसी मिरर के ऊपर दोबारा से मैसेज लिखा कि तुम्हें मेरा ये रिफ्यूज़ल बहुत बहुत महंगा पड़ेगा, यू विल पे फॉर इट। अपने परिवार के साथ ये सब कुछ होता देख ऑब्वियसली बिल सीनियर, घर का सबसे बड़ा मुखिया, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और अब वो टाइम था कि हाँ, उसको कुछ ना कुछ करना है अपने परिवार के लिए, जिससे उसका परिवार कम से कम सुरक्षित रह सके। बिल सीनियर सारा दिन लगाकर पूरा दिन किसी ना किसी अनजान सी शक्ति से बात करता रहता। अपने अलग कमरे में बैठकर नीचे चारों हाथ पैर नीचे रख के ऊपर मुंह करके सारा दिन हाउलिंग करता रहता, सारा दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहता। और जैसे ही कोई व्यक्ति उसके कमरे में एंटर करता, वो बिल्कुल नॉर्मल जाकर अपनी चेयर के ऊपर बैठता और सामने वाले पर्सन से बात करने लगता। और इन सब चीज़ों से परेशान होकर बिल सीनियर अपने घर को ही छोड़कर कहीं और चला गया। और फाइनली धीरे धीरे कर ये इंसिडेंट जो इस फैमिली के साथ हो रहे थे वो कम होने लगे, बट अभी भी पूरे तरीके से रुके नहीं थे। अभी भी वो एंटिटी कभी ना कभी आकर उस शीशे के ऊपर वो मैसेजेस लिखती कि हाँ, मुझे आज भी ली चाहिए है, उसकी जान मैं लेकर रहूंगा / रहूंगी। तब आया टाइम 1992 का। जी हाँ, 1992 में वही गैरी कैंट, वही लड़का जो पहले इस घर के अंदर रहने आया था और वो डरकर बाद में भाग गया था, वो आदमी वापस आया इस फैमिली के पास और उसने आकर कहा कि मुझे तुम्हारे साथ दोबारा रहना है। मुझे इस एंटिटी के बारे में तब से लेकर आज तक चैन नहीं आया, कितने साल बीत चुके हैं, बट नहीं, मुझे इस एंटिटी के बारे में जानना है और मैं फाइनली कुछ टाइम बाद इंग्लैंड शिफ्ट हो रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस एंटिटी को मैं अपने साथ पकड़कर इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करके अपने साथ वापस इंग्लैंड ले जाऊं और वहीं पर इसके साथ जीऊं।
और फाइनली ये चीज इस परिवार के लिए काम कर भी गई। पता नहीं इस गैरी कैंट ने ऐसा क्या किया, इस गैरी कैंट ने उस एंटिटी को अपने पूरे तरीके से वश में किया। जो मैसेजेस अपीयर हो रहे थे, जो सामान इधर उधर फेंका जा रहा था, वो सारा अब शांत हो चुका था। और फाइनली तकरीबन इस घर के अंदर 3 हफ्तों तक रहने के बाद गैरी कैंट इस घर से अपना सारा तामझाम उठाकर इंग्लैंड शिफ्ट हो चुका था और उसके बाद इस परिवार के अंदर सब कुछ शांत हो चुका था। लेकिन फिर भी परिवार इस चीज़ को पर विश्वास नहीं कर रहा था कि हाँ सब कुछ शांत हो चुका है। उन्हें अभी भी डर था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारा परिवार अभी भी खतरे में है। 1994 में लीना उर्फ ली ने अपने पति जो कि भाग चुका था बिल सीनियर, उसे डाइवोर्स ले लिया और फाइनली इस पूरे परिवार के अंदर ये बात डिसाइड की गई कि आज के बाद हम कभी भी मिस्टर एंटिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। हो सकता है अगर हमने उसके बारे में बात करी तो वो हमारी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ जाए। और असल में जेसिका ने जो वो फोटोज़ अपनी माँ के साथ साफ सफाई करते हुए वो जो डब्बे के अंदर देखी थी, वो सारी की सारी फोटोज़ मिस्टर एंटिटी द्वारा किए गए उन सारे कांडों की थी जो इस परिवार ने संभाल कर रखी हुई थी। बट उस प्रॉमिस के बाद कि हाँ इसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा, डेब्रा की बेटी जेसिका जो कि अपनी माँ के साथ साफ सफाई करवा रही थी, और जब वो फोटो सामने आई तो पूछा उसने अपनी माँ से कि आखिर ये क्या बीमारी है। तब यहाँ डेब्रा ने अपनी बेटी जेसिका को पूरी की पूरी कहानी बताई कि आखिर हमारे साथ पहले जिंदगी में क्या हुआ था। जेसिका मॉफिट ने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए कि हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने पूरे 6 सालों तक क्या कुछ फील नहीं किया, किस डर में उन्होंने जिंदगी बिताई। वो पूरा का पूरा आर्टिकल उसने अपनी वेबसाइट पर भी लिखा, अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज को भी दिया, अलग अलग पैरानॉर्मल शोज के अंदर भी आकर उसने वो बताया। आप मुझे बताइए कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसने कभी किसी ऐसी एंटिटी को अपने आसपास अपने घर में सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए या फिर कहीं इधर उधर जाते हुए फील किया हो। मुझे आपके कमेंट्स में आपके रिप्लाई जरूर चाहिए हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आकर भी आप मुझसे अपनी स्टोरीज डिस्कस कर सकते हैं। इस स्टोरी की बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज मैं मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दूंगा। जो असली फोटोज थी एक्चुअल हॉरर हाउस की, वो मैं आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में देखने को मिलेंगी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट दीपिका को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।